हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। बच्चों, ये मेरा गेम थ्योरी पे फोर्थ लेक्चर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ कैन वी सॉल्व अ गेम ग्राफिकली। इससे पहले मैं 3 वीडियोस गेम थ्योरी की दे चुकी हूँ आपको, जिसके अंदर मैंने आपको गेम को सॉल्व करना सिखाया बाय मैक्समिन एंड मिन मैक्स प्रिंसिपल, और एक मैंने आपको सिखाया डोमिनेंस रूल से कैसे हम गेम को सॉल्व करते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम ग्राफिकली गेम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम्स में आता है, तो देखते हैं कैसे करेंगे ये काम। तो देखो बच्चों, सपोज कर लीजिए मेरा क्वेश्चन है सॉल्व दी फॉलोइंग गेम ग्राफिकली, और ये गेम आपको दे रखा है। एक तो बेटा ये याद रखना कि ग्राफिकली हम 2/n या n/2 गेम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 2 रोज हों, कॉलम्स कितने भी ले लो, या 2 कॉलम्स हों और रोज कितनी भी हों, ऐसे टाइप के गेम सॉल्व होंगे। ठीक है, 2/n टाइप या फिर n/2 टाइप गेम्स सॉल्व होंगे हमारे ग्राफिकली। अगर बाई चांस ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, ज़्यादा है आपका m/n टाइप है, तो पहले उसको रिड्यूस कर लो डोमिनेंस लगा के 2/n या n/2 फॉर्म में, और उसके बाद सॉल्व करो उसको ग्राफिकली। तो देखो बेटा, हमने देखा कि इस क्वेश्चन में रोज 2 है, मतलब जो मेरा प्लेयर ए इस साइड पर है उसके लिए हम गेम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ पे दो आपकी या तो कॉलम होंगे तो बी के लिए, 2 कॉलम्स होंगे तो बी के लिए सॉल्व होगा, अगर 2 रोज है तो ए के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब बेटा ये प्रॉपर्टी गेम की याद रखना, जो मैंने लिखी हुई है बोर्ड के ऊपर। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ गेम, जो आपको याद रखनी है। ई मतलब एक्सपेक्टेशन, वी मतलब वैल्यू ऑफ द गेम, वाई स्टार इज द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बी, एक्स स्टार इज द ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर आपका प्लेयर नंबर ए, जो कि हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, वो प्लेयर ए होता है। इसी का पे ऑफ मैट्रिक्स बनता है, ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान देना कि अगर मेरी रोज 2 है, मतलब मैं किसके लिए सॉल्व कर रही हूँ, प्लेयर ए के लिए। ए के लिए मेरी ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी एक्स स्टार है, तो आप क्या करोगे, ये वाला पोर्शन उठा लोगे, या राइट साइड वाला पोर्शन उठा लीजिए इस प्रॉपर्टी में से। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ई एक्स स्टार जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, सिर्फ इतने पोर्शन की जरूरत है, दूसरे वाले की नहीं। अगर n/2 गेम होगा तो दूसरे पोर्शन की जरूरत है। ठीक है, अब देखो एक्स स्टार निकलता कैसे है, ई एक्स स्टार आपने निकाला हुआ है, e(x1) e(x2) जब हमने डोमिनेंस का रूल सीखा था, तो हम क्या कहते हैं, लेट एक्स बी द प्रोबेबिलिटी टू चूज फर्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर ए। ठीक है ना, देन 1 - x इज द प्रोबेबिलिटी, then 1 - x is the probability to choose strategy number 2 by a, यही होता है। तो सपोज मैंने आपको यहीं पे लिखना सिखाया हुआ है x और 1 - x। अब देखो, आप इसको सॉल्व कीजिए एक्सपेक्टेशन वाले पोर्शन को, तो देखो कैसे सिखा रखा है आपको एक्सपेक्टेशन सॉल्व करना। इधर देखिए, x को मल्टीप्लाई करते हैं 0 से, 1 - x को करेंगे 5 से, यही सिखाया हुआ है ना एक्सपेक्टेशन निकालना। तो 0x + 5 × 1 - x, और मेरे को किस में डालना है, ई एक्स स्टार जे ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो मैं इसको ले लूंगी ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या मिला, 5 - 5x ग्रेटर देन इक्वल टू बी, जिसका मतलब v + 5x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा एक कंस्ट्रेंट आ गया। क्लियर। ऐसे ही दूसरा बनाइए। अब देखो इधर x को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, मैं थोड़ा क्लीन कर देती हूँ। अब हम दूसरा बनाएंगे, दूसरी वाली स्ट्रैटेजी निकालेंगे e(x2), तो ये हो जाएगा इसकी एक्सपेक्टेशन क्या हो जाएगी, -2x + 4 1 - x। देखो बेटा, एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिसकी एक्सपेक्टेशन आप निकाल रहे हो। ठीक है, तो मैं -2 और 4 वाले की एक्सपेक्टेशन निकाल रही थी, तो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ग्रेटर देन इक्वल टू v, जब भी आप a के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ग्रेटर देन का साइन है। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, देखो ये क्या आ जाएगा मेरा सॉल्व होके इक्वेशन, -2x + 4 - 4x ग्रेटर देन इक्वल टू v, तो -6x आ गया, तो v + 6x लेस देन इक्वल टू 4। ये मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट है, ये मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट है। ऐसे ही अब थर्ड निकाल लो। देखो बेटा, इससे थर्ड कंस्टेंट देखो मैं कहाँ पे एरो लगा रही हूँ। थर्ड कंस्टेंट क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे। ठीक है, तो 2x - 3 1 - x ग्रेटर देन इक्वल टू b। सॉल्व करिए, 2x - 3 - - + 3x
ग्रेटर देन इक्वल टू v। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 3x प्लस 2x 5x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू v। तो ये बन गया मेरा v माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, तो ये आ गया मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट। ठीक है बच्चों, सारे कंस्ट्रेंट्स मेरे आ गए। तो अब प्रॉब्लम क्या होगी, देखो अब हम लिखेंगे देयरफॉर द प्रॉब्लम ऑफ ए। आपको पता है पे ऑफ मैट्रिक्स उसी का होता है जो राइट साइड आपके पास लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ था, और लेफ्ट साइड पे जो लिखा होता है उसकी प्रॉब्लम हमारी क्या होती है, मैक्समिन की। ठीक है ना, तो अब क्या करेगा, ये मैक्सिमाइज करेगा बी सब्जेक्टेड टू, बी मतलब वैल्यू ऑफ द गेम, सब्जेक्टेड टू ये जो आपके कंस्ट्रेंट्स ऊपर आए हैं ना उनको लिख लीजिए। तो मेरा पहला कंस्ट्रेंट आया b प्लस 5x लेस देन इक्वल टू 5, देख लीजिए यही है ना b प्लस 5x ये वाला कंस्ट्रेंट। ऐसे ही b प्लस 6x जो मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स आए ना उनको लिख लीजिए। तो b माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 3, ये मेरे तीनों कंस्ट्रेंट्स आ गए। ठीक है, मैं दोबारा से रिकॉल करा देती हूँ मैंने क्या किया है। और x क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, तो ये मेरी बन गई लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्लियर, मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या किया है। इधर देख लीजिए बच्चों, सबसे पहले जिस साइड पर 2 रोज हो या 2 कॉलम्स हो, जहाँ पे 2 चीज होंगी वहां पे आप प्रोबेबिलिटी लिख लो, जैसे मैंने x और 1 माइनस एक्स लिख ली। फिर आप इनकी एक्सपेक्टेशन निकालो, कैसे निकलती है, x और 1 माइनस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे एक बारी फर्स्ट कॉलम से करेंगे 0 5 से एलिमेंट वाइज, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। तो 0 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू 1 माइनस एक्स, ऐसे करके मैंने कंस्ट्रेंट्स बना दिए। ठीक है, और जब भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है आपको, v ग्रेटर देन इक्वल टू ई एक्स स्टार जे, v लेस देन इक्वल टू ई एक्स स्टार जे, जब आप a वाले की प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करेंगे। ठीक है, a के लिए गेम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैंने इससे कंस्ट्रेंट बना लिया। और a की प्रॉब्लम होती है कि वो अपना गेन जो है उसको मैक्सिमाइज कर रहा है। ठीक है ना, तो इसकी प्रॉब्लम बन गई मैक्स b, b मीन्स वैल्यू ऑफ द गेम। ठीक है ना, तो मेरे पास ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया मैक्स b, और मेरे कंस्ट्रेंट आ गए 1 2 3, और x लाइन बिटवीन 0 एंड 1 इसलिए आ गया क्योंकि x प्रोबेबिलिटी है तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में। अब समझ लीजिए मुझे इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्लियर, तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करेंगे, हमें स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये लीजिए स्केल लेते हैं इसका। ठीक है, और फिर हम अपनी y एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, x एक्सिस सॉरी। ठीक है, ये लीजिए। अब बेटा देखो आपका जो होगा ना हमेशा ग्राफ x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 में होगा। तो मैं ना एक लाइन और बना रही हूँ, क्योंकि x इक्वल टू 0 और 1 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा स्केलिंग कर रही हूँ ताकि मेरा ग्राफ क्लियरली दिखाई दे। ठीक है, ये तो ये लाइन हो गई मेरी x इक्वल टू 0, और इस लाइन को मैंने मान लिया x इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर है, और ये x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। ठीक है, और ये हो गई मेरी v एक्सिस, सॉरी ये x इक्वल टू 0 मीन्स v एक्सिस, ये होगी ना, ये हो गई मेरी v एक्सिस और ये हो गई मेरी x एक्सिस, क्योंकि मेरे को ग्राफ किसके बीच में बनाना है, x में और v में। क्लियर है, ठीक है। अब देखो ग्राफ बनाने के लिए कंस्ट्रेंट नंबर 1 पे आ जाओ। पहला कंस्ट्रेंट है v प्लस 5x लेस देन इक्वल टू 5। तो आपको पता है जब भी ग्राफ बनाना होता है तो पहले इक्वेशन कंसीडर कर लो, इक्वल टू साइन, फिर आप x और v को कुछ वैल्यू दोगे। तो अब की बार x को हमेशा 0 और 1 वैल्यू दे देना ताकि ग्राफ आराम से बन जाए। x को 0 डाला तो v की वैल्यू आ गई 5, x को 1 डाला तो v की वैल्यू आ गई 0। ठीक है ना, तो मेरे पास कौन कौन से पॉइंट आ गए, आपके पास कौन से पॉइंट आ गए, x इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 5। देखो x इक्वल टू 0 ये वर्टिकल लाइन है, आपको v की वैल्यू 5 लेनी है, तो पॉइंट नंबर 1 ये 1 हुआ, ये 2 सॉरी ये होगा 2, ये 3, ये वाला हटा सॉरी 3, v इक्वल ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया मेरा 5। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बना मेरा, x इज 0 और v इज 5। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है x इज 1 v इज 0। तो x इक्वल टू 1 यहाँ पर है आपका और v इक्वल टू 0 कहाँ होगा आपका, यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना देते हैं।
तो मैंने इसके ऊपर स्केल रख दिया और इसको ड्रॉ कर दिया। तो ये मेरी बन गई फर्स्ट कंस्ट्रेंट की लाइन। मैंने इसके ऊपर लिख दिया नंबर 1। क्लियर है? अब मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, v प्लस 6x लेस देन इक्वल टू 4। इसको भी वैल्यू दे दो x और v। x को 0 भी देंगे 1। x को जब 0 दिया तो v आ गया 4 और x को 1 दिया तो x को 1 दिया तो मेरा आंसर आ गया 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, 2 to the 4। ठीक है, तो ये 0.6 समथिंग हो गया। ठीक है ना? तो अब देखिए इस पॉइंट को प्लॉट कीजिए। x इज 0, v इज 4 इज दिस पॉइंट 0 4 एंड x इज 1, v इज 0.6 समथिंग। ठीक है, तो सपोज कर लो यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैंने ज्वाइन करवा दिए, ये लो। ठीक है, मैंने स्केल इस पे रखा और ये ज्वाइन करा दिए, तो ये आ गया मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट। क्लियर है? 4 और ये आ गई मेरी x इक्वल टू, मैंने ठीक करिए ना कैलकुलेशन, v प्लस 6x लेस देन इक्वल टू 4। x को 1, सॉरी गलत कर दिया बच्चों, मैंने x को 0 डाल दिया। देखो x को मैंने 1 डाला तो 4 माइनस 6 माइनस 2 आएगा। सॉरी, ये तो मेरा पॉइंट आएगा 1 कॉमा माइनस 2, ये पॉइंट नहीं है। तो मेरा पॉइंट हो गया x 1 है तो v माइनस 2 है, माइनस 1 माइनस 2, ये पॉइंट हो गया। ठीक है ना? इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन बना लेंगे। इसको ज्वाइन करने के लिए लाइन बना लेते हैं हम, ये। ठीक है, तो ये आ गया मेरा सेकंड कंस्ट्रेंट। ठीक, तो ये मैंने सेकंड कंस्ट्रेंट हो गया। अब देखिए थर्ड कंस्ट्रेंट बनाते हैं। थर्ड कंस्ट्रेंट है मेरा ये, v माइनस 5x लेस देन इक्वल टू माइनस 3। x और v, x को 0 लिया तो v आ गया -3 और x को मैंने 1 ले लिया तो -3 प्लस 5 2 आ गया। तो x इज 0, v इज -3, तो -1 -2 -3, तो ये आ गया 0 कॉमा -3 और x आ गया आपका 1, तो v है आपका 2, तो 1 और एक 2, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। ठीक है, तो अब इसके ऊपर स्केल रखो और इसको ज्वाइन करा लो। ठीक है, इसको मैंने ज्वाइन करा दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट। राइट, जब तीनों कंस्ट्रेंट बन गए तो अब क्या निकालेंगे इनका फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन निकालने के लिए आपको क्या सिखाया है, देखो फर्स्ट कंस्ट्रेंट पे वापस आइए, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया। x और v दोनों वेरिएबल को 0 0 डाल दो। मैंने ग्राफिकल सॉल्यूशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का एक वीडियो बना रखा है बच्चों, उसको देख लेना, ग्राफ समझ आ जाएगा कैसे बनाते हैं। x और v को 0 डालेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 5, ये क्या आ रहा है मेरा ट्रू। ट्रू का क्या मतलब होता है, टुवर्ड्स द ओरिजिन, तो आपको कहाँ जाना है, ओरिजिन की तरफ जाना है। तो देखो आपका फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो भी है उसके ऊपर स्केल रख लो अपना, तो मेरा स्केल ये रहा और टुवर्ड्स द ओरिजिन। इस वक्त देखो ओरिजिन कहाँ है, इस लाइन के, इस स्केल के नीचे है या स्केल के ऊपर है, आपको पता है ये है मेरा ओरिजिन, तो स्केल के नीचे है ना, और मुझे ओरिजिन की तरफ ही आना है। इसका मतलब मैं क्या करूंगी, नीचे का रीजन शेड करूंगी अब की बारी। ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए इस लाइन से सारा नीचे का पोर्शन मेरा शेड हो गया। क्लियर? फिर हम क्या लेंगे, देखो सेकंड वाले कंस्ट्रेंट पे आ जाओ, ये वाले पे, v प्लस 6x लेस देन इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसमें भी x और v को 0 0 डाल दो। जब 0 डाला तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी ट्रू आ गया। ट्रू आ गया तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो अब क्या करो, सेकंड कंस्ट्रेंट जो आपका था उसके ऊपर आप अपना स्केल रख लो और ओरिजिन देखो अब कहाँ पर है। इस समय ओरिजिन फिर से नीचे है, तो आपको क्या करना है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन जाना है। तो इस लाइन के भी नीचे का ही पोर्शन शेड हो गया आपके पास। ठीक है, ये समझ आ गया शेडेड रीजन। अब थर्ड वाले कंस्ट्रेंट पे आओ, देखो थर्ड कंस्ट्रेंट कहाँ है मेरा, ये रहा, v माइनस 5x लेस देन इक्वल टू -3। x और v दोनों को 0 0 डालो तो आपके पास आ गया 0 लेस देन इक्वल टू -3, ये क्या है आपका फॉल्स है। ठीक है, मैंने x और v दोनों को 0 0 डाला, जो ये रेड कलर से लिखा हुआ है, मैंने मार्क किया हुआ इस वाले कंस्ट्रेंट में, तो 0 लेस देन इक्वल टू 3 आ गया, मेरा फॉल्स है। फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम ओरिजिन जाना है आपको, अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा आपका शेडेड पोर्शन। तो थर्ड वाले कंस्ट्रेंट के ऊपर ये रख लीजिए लाइन। ठीक है, अब देखो ओरिजिन कहाँ है, ओरिजिन इस लाइन से ऊपर है, स्केल से ऊपर है ना ओरिजिन, तो अब आपको क्या करना है, अवे जाना है, तो स्केल से नीचे जाएंगे। तो थर्ड वाले कंस्ट्रेंट के लिए शेडेड रीजन ये वाला हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थर्ड वाले के लिए शेडेड रीजन ये हो गया। तो ऑल टुगेदर आपका कॉमन रीजन कौन से वाला आया अब की बारी, देखो
सारी लाइनों से नीचे की तरफ जाना है। तो कॉमन रीजन कौन सा आ गया, देखो मैं मार्क करती हूँ, ठीक है, ये देखो अभी मार्क करती हूँ, आपको येलो कलर से मार्क करके दे देती हूँ मैं शेडेड रीजन। तो देखो सबका शेडेड रीजन ये वाला आएगा, ठीक है, नीचे का पोर्शन, हर एक लाइन के नीचे का पोर्शन, और रहना आपको, क्योंकि आपका कंस्ट्रेंट एक्स लाइन बिटवीन 0 एंड 1 है, तो आपको नीचे ही मतलब 0 और 1 के बीच का ही रीजन शेड करना है, और कहीं का नहीं करोगे आप, ठीक है। तो आपका रीजन आ गया एक्स लाइन बिटवीन 0 एंड 1, तो आपका सारा नीचे का रीजन शेड हो गया। क्लियर है, तो ये हो गया मेरा शेडेड रीजन। अब बात आती है कि इसमें आपको निकालना क्या है, मैक्सिमम वी। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, मैक्सिमाइज करिए वी को। अब वी मेरे पास अभी है नहीं, तो देखिए आपके पास क्या होगा बच्चों, हमेशा ही ऐसा होगा जो भी क्वेश्चन आप ग्राफिकली सॉल्व करेंगे गेम का, अगर आपने प्रॉब्लम 2/n टाइप सॉल्व करी है, ठीक है, 2/n मतलब 2 रोज और n कॉलम्स वाली प्रॉब्लम अगर आपने सॉल्व करी है ना, तो आपका शेडेड रीजन हमेशा लोअर एनवलप बनेगा। जितनी भी लाइनें आप ड्रॉ करोगे ना, उसमें जो सबसे नीचे का रीजन होगा ना, लोअर एनवलप, हर बारी वही बनेगा, ठीक है, अगर आप काम सही कर रहे हैं तो। मैंने फिर भी करके दिखा दिया आपको कि कैसे आता है, आपने ट्रू फॉल्स करके देख लिया कि क्या रीजन है। और क्योंकि प्रॉब्लम आपकी क्या है, मैक्स की, मैक्सिमम की प्रॉब्लम है ना, तो इस लोअर एनवलप का सबसे ऊंचे वाला पॉइंट ढूंढ लो। तो देखो सबसे ऊंचे वाला पॉइंट क्या होगा, ये कलर ये दिखाई दे रहा है पॉइंट आपको, इस लोअर एनवलप का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, ये ब्लू वाला पॉइंट है, ये होगा आपका मैक्सिमम वी, ठीक है। और ये है क्या चीज, मैक्सिमाइज लो, मतलब देखो क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि ए की प्रॉब्लम क्या है, मैक्स मिन। तो पहले मिन में लोअर, मिन का मतलब लोअर एनवलप, लोअर एनवलप मतलब सारे कंस्ट्रेंट्स का नीचे वाला पोर्शन, और मैक्स मतलब जो ये लोअर एनवलप आया था इसका मैक्सिमम पॉइंट। तो इसका मैक्सिमाइजेशन वाला पॉइंट क्या है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये जो मैंने पर्पल कलर से लिखा है, ठीक है। तो आपका मैक्सिमम वी निकल कर आ गया। अब इस मैक्सिमम वी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये देखो, आप देखो बच्चों ध्यान से कि ये जो मैक्सिमम वी है ये क्या है, किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो थर्ड वाली लाइन का, थर्ड कंस्ट्रेंट का, और ये सेकंड वाले कंस्ट्रेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, दोनों के ऊपर लाई कर रहा है ना। देखो फर्स्ट वाला कंस्ट्रेंट तो ऊपर पड़ा हुआ है, थर्ड और सेकंड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो आप क्या लिखोगे, मैक्सिमम वी अकर्स एट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सेकंड एंड थर्ड कंस्ट्रेंट। क्लियर है। अब सेकंड और थर्ड कंस्ट्रेंट मेरे क्या थे, उनकी इक्वेशन उतार लो। देखो सेकंड था मेरा v प्लस 6x इक्वल टू 4, और थर्ड है v माइनस 5x। बच्चों इसमें ना यहाँ पे इक्वेशन लेते हैं, प्लॉट करते समय शेडेड रीजन में लेस देन का साइन लेते हैं। तो v माइनस 5x इक्वल टू -3। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो कैसे सॉल्व होते हैं, दोनों मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो ये दोनों कट गए, तो 6 और 5 11x 7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7/11। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 4/11 आ गई। ठीक है बच्चों, तो मेरे पास क्या स्ट्रैटेजीज आ गई। अच्छा v की वैल्यू भी निकाल लो जरा एक बारी। x को जब आप 7/11 किसी भी इक्वेशन में डालोगे तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/11। तो मुझे क्या समझ में आया कि प्लेयर ए के लिए ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज क्या हैं। देखो x आया 7/11 और v आया 1 माइनस एक्स आया 4/11। इसका मतलब a विल चूज स्ट्रैटेजी नंबर 1 with probability 7/11 and strategy number 2 with probability 4/11। ठीक है, ये तो इसकी मिक्स्ड स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है, तो थोड़ा पोर्शन यूज करेगा ए का और थोड़ा पोर्शन यूज करेगा बी का। ठीक है, जो भी उसकी स्ट्रैटेजीज होंगी दो उनका। एंड वैल्यू ऑफ गेम क्या आ गई इसकी, 2/11। ठीक है बच्चों, तो हमें ये बात समझ आ गई कि हमारे को कैसे ए का आंसर निकालना है। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें यूज करनी है अब क्योंकि हमें बी का भी आंसर निकालना है, तो अब बी का आंसर कैसे निकलेगा बच्चों, ये देखो। अब हम यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। देखो जो मेरे पास सॉल्यूशन निकल कर आया है, ठीक है, जो भी मेरा सॉल्यूशन आया है, माई सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ, सॉल्यूशन इज द इंटरसेक्शन ऑफ कौन कौन से कंस्ट्रेंट थे, सेकंड एंड थर्ड कंस्ट्रेंट।
ठीक है। अगर ये सेकंड और थर्ड कंस्ट्रेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड कंस्ट्रेंट्स आर इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स। क्यों? अगर नहीं समझ आ रहा तो देखो क्या करना है। आपको याद है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस का बच्चों लेक्चर देख के आना, मैंने डुअलिटी के चैप्टर में लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस पढ़ाई है आपको। तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस क्या होती है कि अगर आपका कंस्ट्रेंट टाइट है, कंस्ट्रेंट अगर इक्वालिटी है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल आपका जो होगा वो इक्वल टू नॉट ग्रेटर देन जीरो होगा। सॉरी, दोबारा बोल देती हूँ। अगर कंस्ट्रेंट इक्वालिटी वाला है तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल होता है आपका, अगर प्राइमल कंस्ट्रेंट इक्वालिटी का है तो डुअल वेरिएबल आपका ग्रेटर देन जीरो होता है। और अगर प्राइमल कंस्ट्रेंट आपका इक्वालिटी इज नॉट इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, अगर वो इक्वालिटी का कंस्ट्रेंट नहीं है तो आपका डुअल वेरिएबल जीरो होता है। ये है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। ठीक है, मैंने इस पे पूरा एक लेक्चर बनाया बच्चों, वो देख कर आना। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम मैंने लिख दिया वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम, डुअलिटी के चैप्टर में ये मैंने पूरा पढ़ाया है। और उसकी मैंने शॉर्ट में जो बात उसमें है वो यहाँ पे लिख दी कि अगर प्राइमल कंस्ट्रेंट मेरा इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है तो डुअल वेरिएबल ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर प्राइमल कंस्ट्रेंट मेरा इक्वालिटी कंस्ट्रेंट नहीं आता तो डुअल वेरिएबल इक्वल टू जीरो होता है। तो अभी इस क्वेश्चन में देखो मेरा आंसर क्या आया था। मेरा x आ गया था 7/11 और v आ गया मेरा, v की वैल्यू आई थी 2/11। ठीक है, और मेरे तीन कंस्ट्रेंट कौन कौन से थे? v प्लस 5x लेस देन इक्वल टू 5, और एक था v प्लस 6x लेस देन इक्वल टू 4, और थर्ड मेरा कंस्ट्रेंट था v माइनस 5x लेस देन इक्वल टू -3। बच्चों ये वैल्यू ना इसमें डाल के देखो v की वैल्यू डाली 2/11 प्लस 5x की वैल्यू डाली 7/11। ये लेफ्ट हैंड साइड निकाल रही हूँ मैं फर्स्ट कंस्ट्रेंट की, तो ये क्या आ रहा है? 2 प्लस 7 5 35/11। ठीक है, तो ये आ गया 37/11। तो आप देखो ये 11 3 33, तो ये 3.3 समथिंग आ रहा है, विच इज लेस देन दिस 5। 5 क्या है मेरा? राइट साइड। ठीक है ना, राइट साइड से छोटा आ गया ना, इसका मतलब फर्स्ट कंस्ट्रेंट, ये जो मेरा कंस्ट्रेंट नंबर 1 है, कंस्ट्रेंट 1 इज नॉट एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। ठीक है बच्चों, ये मेरा इक्वालिटी कंस्ट्रेंट नहीं है। अगर ये इक्वालिटी कंस्ट्रेंट नहीं है देन बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम, बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम मेरा जो इसका डुअल वेरिएबल होगा, ठीक है, इट्स डुअल वेरिएबल। मैंने कहा था एक जगह इक्वालिटी होल्ड करती है, अगर कंस्ट्रेंट में इक्वालिटी नहीं होल्ड करी तो वो उसमें करेगी वेरिएबल में, तो डुअल वेरिएबल जीरो हो गया। अब इसका डुअल वेरिएबल क्या होगा? देखो ए के लिए डुअल कौन है? बी, मतलब प्लेयर ए अगर प्राइमल है तो प्राइम डुअल कौन हो गया उसका? अपोनेंट बी वाला। तो मेरी जो फर्स्ट स्ट्रैटेजी आएगी ना वो जीरो आ गई, तो मेरा y1 जो आ गया वो जीरो आ गया। y1 क्या चीज हो गई? ये देखो जो मेरा क्वेश्चन गिवन है, मेरा क्वेश्चन यही था ना, इसमें बी के पास तीन स्ट्रैटेजी है ना, सपोज कर लो ये y1 स्ट्रैटेजी, ये y2 स्ट्रैटेजी और ये y3। ठीक है, बी की जो तीन स्ट्रैटेजी है वो y1 y2 y3 है, तो बी जो होगा अपनी फर्स्ट स्ट्रैटेजी को कभी नहीं लेगा, ये मतलब है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब आगे देखो जरा, ये तो मैंने पहले कंस्टेंट का किया, अब ऐसे ही आप सेकंड कंस्टेंट में भी डाल के देखो v की वैल्यू डालो 2/11 प्लस 6x की वैल्यू डालो 7/11, ये कितना आ रहा है? 2 प्लस 6 7 42/11, 44/11 विच इज इक्वल टू 4। तो ये मेरा क्या आ गया? राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। देखो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, राइट हैंड साइड मेरी 4 है इस कंस्ट्रेंट की। इसका मतलब दिस कंस्ट्रेंट इज एन टाइट कंस्ट्रेंट, यानी कि इज एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। इसके लिए मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस में वर्ड बताया था बच्चों, टाइट यूज करते हैं। टाइट मीन्स इक्वालिटी कंस्ट्रेंट। अगर ये कंस्ट्रेंट इक्वालिटी कंस्ट्रेंट है देन बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम आपका जो इसका डुअल वेरिएबल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल जो होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यानी कि y2 मेरा ग्रेटर देन जीरो आ गया। ठीक है बच्चों, अब थर्ड कंस्टेंट में आ जाओ। देखो v माइनस 5x लेस देन इक्वल टू 3, इसके अंदर वैल्यू डालो। देखो v की वैल्यू कितनी आई हुई है मेरी 2/11, माइनस 5x की वैल्यू कितनी है 7/11,
ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 7 5 35/11 माइनस 33/11 यानी कि -3। तो ये भी अपनी राइट साइड के बराबर आ गया। देखो बेटा, ये रही मेरी राइट साइड, -3 के बराबर आ गया। तो अगेन ये जो कंस्ट्रेंट है ये क्या हो गया, टाइट कंस्ट्रेंट हो गया। टाइट मतलब इक्वालिटी। ठीक है, अगर ये टाइट कंस्ट्रेंट है तो बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग डुअल वेरिएबल होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। आप देखो, थर्ड कंस्ट्रेंट का डुअल वेरिएबल थर्ड वेरिएबल, सेकंड कंस्ट्रेंट का डुअल वेरिएबल y2, तो y3 भी मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, तो मुझे क्या पता चल गया, ये देखो मेरा जो क्वेश्चन था वो यही है ना, 0 5 -2 4 2 -3। मैं x के लिए तो a के लिए तो सॉल्व कर चुकी हूँ, अब मुझे b के लिए सॉल्व करना है। मुझे पता चला y1 मेरा 0 आ गया, y2 मेरा ग्रेटर देन 0 और y3 मेरा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब b विल नेवर चूज, b विल नेवर चूज इसकी जो फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी है, क्योंकि उसकी वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, b विल नेवर चूज फर्स्ट स्ट्रैटेजी, तो हमने फर्स्ट वाले कॉलम को ड्रॉप कर दिया। तो मेरा अब क्वेश्चन कितना बच गया, -2 4 और 2 -3। ठीक है बच्चों, अब मेरा क्वेश्चन इतना बच गया। अब हम कह लेते हैं ये मेरी सेकंड स्ट्रैटेजी है और ये मेरी थर्ड स्ट्रैटेजी है, क्योंकि फर्स्ट वाली कट गई। लेट बी चूज सेकंड स्ट्रैटेजी विद probability y and third strategy with probability 1 minus y। तो बच्चों आपको सबको पता है क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने कहा है हमेशा जो भी प्रोबेबिलिटी हो ना वो इसके ऊपर ही लिख लिया करो। हमने लिख लिया, अब हम कैसे निकालेंगे, e1y इक्वल टू e2y करके निकालते थे आप लोग। ठीक है ना, तो देखो कैसे निकलेगा, मल्टीप्लाई करो, -2y प्लस 2 1 माइनस वाई। देखो कैसे निकाला है, इधर देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे किया। ठीक है, इक्वल टू ऐसे ही फिर y को करो 4 से मल्टीप्लाई और 1 माइनस वाई को करो इससे -3 से। मतलब फर्स्ट एलिमेंट विद द फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट विद द सेकंड एलिमेंट। एक बारी फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करा दिया, एक बारी सेकंड रो से। ये एक्सपेक्टेशन आ गई, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो मेरा आंसर क्या आया, ये आ रहा है। ये तो सेम तरीके से निकाला बेटा जैसे हमने इससे पहले रूल ऑफ डोमिनेंस में भी सीखा था। ठीक है, तो ये आ गया 7y - 3 और ये आ गया -4y + 2। तो ये हो गया 11y 2 3 5। तो मेरा आ गया y आ गया 5/11, तो 1 माइनस y आ गया मेरा 6/11। ठीक है, तो आप वैल्यू ऑफ द गेम निकाल के देख लेना, बिल्कुल बराबर ही आएगी। वैल्यू ऑफ द गेम क्या होती है, e1y है। ठीक है, यानी कि e -2y + 2 -2y हो गई। किसी भी एक साइड पे डाल के निकाल लो। अब इसमें वैल्यू डाल दो, -4y की डाल दी 5/11 + 2। तो ये हो गया 5 4 20 और उधर से 22, तो 2/11 आ गई। तो सेम ही आती है वैल्यू ऑफ द गेम, आपको पता है ए और बी की। अब हमें क्या लिखना है, बस ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर बी। ठीक है, वो क्या हो जाएगी, देखो आपको पता चला वो पहली वाली स्ट्रेटजी कभी लेगा नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। दूसरे वाले की प्रोबेबिलिटी y थी जो कि 5/11 आई है। तीसरे वाले की प्रॉपर्टी 1 माइनस y थी जो कि 6/11 आई है। तो यहाँ पे आके बेटा मेरा आंसर खत्म हो जाता है। आपको देखो बेटा, कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको एक ही स्ट्रैटेजी प्लान बताना है कि वो कौन सी प्रोबेबिलिटी लेगा, कितनी प्रोबेबिलिटी से, कौन सी स्ट्रैटेजी लेगा कितनी प्रोबेबिलिटी से। साथ में आपको बी का भी बताना होता है और वैल्यू ऑफ द गेम भी निकालनी होती है, और वैल्यू ऑफ द गेम दोनों की बराबर आती है। बस ये पता चल जाता है अगर उसने 2/11 कमाए तो उसने 2/11 खो दिए। ठीक है ना, बस इतना होता है। एक बारी बेटा स्टेप्स रिकॉल कर लो और सब स्क्रीनशॉट्स ले लो, अगर साथ साथ लिखा नहीं है तो मैं दोबारा से दिखा देती हूँ आपको। देखिए, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन था मेरे पास। ग्राफ को अगर सॉल्व करना है तो पहले देखा करो कि गेम 2/n है या n/2 है। तो हमने 2/n गेम मिला हुआ है, जहां पे 2 होगा ना उसका फॉर्मूला यूज करना है। तो मेरी 2 रोज हैं, तो मैं ए के लिए सॉल्व कर रही हूँ। ए के लिए जब भी सॉल्व करोगे ना तो जो फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये प्रॉपर्टी याद कर लेना, ये वाली गेम की। जब भी आप सॉल्व करोगे तो ये वाला पोर्शन उठाना है आपको, अगर रो साइड पे सॉल्व कर रहे हो। कॉलम साइड पे सॉल्व कर रहे हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखा दूंगी कि कैसे करना है। तो आपने ये प्रॉपर्टी उठा ली। ठीक है, अब इसके अंदर एक्सपेक्टेशन निकालते जाओ। एक्स मतलब प्लेयर ए की एक्सपेक्टेशन निकालो और उसको ग्रेटर देन वी रख के ये कंस्ट्रेंट्स बना लो। देखो जैसे मैंने ये तीनों कंस्ट्रेंट्स बनाए हैं, ठीक है, जिन पे मैं राइट टिक कर रही हूँ।
ये वाला कंस्ट्रेंट, ये वाला और ये वाला, तीनों के तीनों सॉल्व करके कंस्ट्रेंट बना लिया। फिर आपने इनका जैसे ग्राफ बनाते हैं आपने ग्राफ बना लिया। ठीक है, शेडेड रीजन याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है कि आपको मैक्स भी निकालना है तो पहले नीचे का लोअर एनवलप लो और उसका टॉप मोस्ट पॉइंट ले लो, वो मैक्सिमम भी होगा। ठीक है, अगर याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है, ना याद रख सको तो निकाल के देख लेना, अपने आप पता चलेगा आपको शेडेड रीजन कौन से वाला है। जैसा ग्राफिकल सॉल्यूशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में सिखाया था बिल्कुल वैसे ही ग्राफ ड्रॉ किया है। तो आपने ये ग्राफ बना के देख लिया कि मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहाँ पे आ रहा है, ये पर्पल कलर के पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, ये वाले पॉइंट। अब क्या किया आपने, देखा कि ये किस किस का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आप देख सकते हो सब बच्चे कि ये थर्ड कंस्ट्रेंट का और सेकंड कंस्ट्रेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड कंस्ट्रेंट की जो इक्वेशंस थी उनको आपस में सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दिया। तो मुझे x की वैल्यू मिल गई और v की वैल्यू मिल गई। यहाँ से मेरी वैल्यू ऑफ द गेम भी निकल आया और x की वैल्यू निकल आई 7/11, तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू भी निकल गई। तो a के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, a का तो आंसर मेरा आ गया 7/11 और 4/11, और इसकी प्रॉब्लम हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू ऑफ द गेम क्या है। अब हमें काम करना है प्लेयर बी के लिए। अब प्लेयर बी के पास तो 3 स्ट्रैटेजीज हैं। ठीक है, मुझे तो 2 स्ट्रैटेजी पे काम करना आता है, तो मुझे एक स्ट्रैटेजी को रूल आउट करना है। तो मैं क्या यूज करूंगी, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। तो मैंने क्या किया, जो सॉल्यूशन मुझे ए ने दिया, एक्स की और वी की वैल्यू दी, वो मैंने जो 3 कंस्ट्रेंट ऊपर बनाए थे तीनों कंस्ट्रेंट लिख लिए अपने, और तीनों कंस्ट्रेंट में एक एक करके उसके लेफ्ट साइड पे, देखो ये मेरा पहला कंस्ट्रेंट था ना, इसकी लेफ्ट साइड पे मैंने वी और एक्स की वैल्यू डाली और ये देखा कि वो राइट साइड के बराबर आ रही है या इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो मैंने देखा राइट साइड के बराबर नहीं आई, राइट साइड से छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है ना आंसर। अगर इक्वालिटी नहीं होल्ड कर रही तो इसका मतलब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेरिएबल जो है वो 0 होगा। अगर बेटा आपने फर्स्ट कंस्ट्रेंट को सॉल्व किया और फर्स्ट कंस्ट्रेंट इक्वालिटी कंस्ट्रेंट नहीं आया, इसका मतलब बी जो है फर्स्ट वाली स्ट्रैटेजी को यूज नहीं करेगा, उसके ऊपर 0 आ जाएगा। फिर आपने सेकेंड कंस्ट्रेंट में डाला और थर्ड कंस्ट्रेंट में डाला, उन दोनों में इक्वालिटी होल्ड कर गई, इक्वालिटी होल्ड कर गई तो इसका मतलब उनके डुअल वेरिएबल्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि उनकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है। प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो सेकंड और थर्ड अपनी स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करेगा विद सम प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब हमने क्वेश्चन को दोबारा उतार लिया, दोबारा उतारा हमने क्वेश्चन को, तो इसमें हमें पता चल गया कि बी जो है फर्स्ट वाली को तो यूज नहीं करेगा, तो हमने उसको काट दिया। अब बी जो है सेकंड और थर्ड वाले को यूज करेगा, तो हमने उसको उतार लिया। ठीक है, फिर करने का तरीका वही रहेगा कि हमने एक की मानी प्रोबेबिलिटी y, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस वाई। फिर जैसे एक्सपेक्टेशन निकालते हैं हमने एक्सपेक्टेशन निकाल दिया और सॉल्व कर दिया। वैल्यू ऑफ द गेम दोबारा निकाल के देखनी है तो दोबारा निकाल लो, इससे पता चल जाता है कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं है। आपको दोनों की प्रोबेबिलिटी मिल गई y 1 माइनस वाई, आपने फाइनल आंसर लिख दिया, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी फॉर बी इज दिस वन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ग्राफिकली हम गेम को सॉल्व करते हैं। बच्चों 3-4 क्वेश्चन गेम के सॉल्व कर लेना, स्टेप्स लर्न हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देती हूँ जो n/2 फॉर्म का होगा, ताकि दोनों क्वेश्चन एक एक तरीके के आपको पता चल जाए और फिर आप हर तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में कर सको। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्व द गेम ग्राफिकली, और इसमें मैंने ले लिया -2 3 -3 5 0 -1 2 -1। ठीक है, आपने क्या देखा बेटा, अब इसके अंदर ये गेम क्या है, सॉल्यूशन। दिस गेम इज अ n/2 गेम, 4/2 गेम है ना ये। ठीक है, दैट इज 4/2, मतलब 4 रोज और 2 कॉलम्स है। तो हम प्लेयर बी के लिए सॉल्व करेंगे। इधर प्लेयर ए होता है, इधर प्लेयर बी होता है आपका, रो साइड पे प्लेयर ए, कॉलम साइड पर प्लेयर बी होता है आपका। तो मेरी प्रॉपर्टी क्या थी, ई आई वाई स्टार लेस देन इक्वल टू बी लेस देन इक्वल टू ई एक्स स्टार जी। ठीक है, तो आपको कौन सी वाली साइड यूज करनी है, आप ये वाली। ठीक है, ये याद करनी है आपको बातें, क्योंकि अब हम बी के लिए यूज करें तो बी की प्रोबेबिलिटी, बी की ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी वाई स्टार होती है, तो आप वाई स्टार वाला फॉर्मूला उठाएंगे। तो आपने ये उठा लिया फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर देखो हमने एक्सपेक्टेशन निकालनी है, तो मेरा क्वेश्चन तो यही है ना, 0 -1 2 और 4 -4। आप इसके लिए लिख लो कि प्रोबेबिलिटी है y, और इसके लिए लिख लो प्रोबेबिलिटी है 1 -y। ठीक है, तो आपके सॉल्व करोगे एक्सपेक्टेशन तो क्या आएगी, देखो पहली वाली रो को पहले मतलब फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया y और 1 -y को, तो आ गया -2y + 0 1 -y।
किस में डाला, लेस देन इक्वल टू वी। क्यों, क्योंकि मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रही हूँ, ई आई वाई स्टार लेस देन इक्वल टू वी। तो जो भी एक्सपेक्टेशन निकालोगे उसको लेस देन इक्वल टू वी कर दिया। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरा क्या आ गया, -2y दिस। इसका मतलब v प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब सेकंड कंस्ट्रेंट बनाओ, मतलब ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर दो y 1 माइनस y से। तो क्या आ गया, 3y माइनस 1 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू v। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास आ जाएगा v माइनस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ये मेरा सेकेंड कंस्ट्रेंट आ गया बच्चे। अब ऐसे ही थर्ड कंस्ट्रेंट निकालो, देखो -3y प्लस 2 1 माइनस वाई। थर्ड रो को मल्टीप्लाई कर दिया y 1 माइनस वाई से। तो मेरे पास इसको थर्ड वाले को सॉल्व करके आ जाएगा v प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट आ गया। अब फोर्थ रो से मल्टीप्लाई करो, देखो ये फोर्थ वाली जो है 5 और -4 वाली, तो आ जाएगा 5y -4 1 माइनस वाई लेस देन इक्वल टू दिस वन। तो ये आ गया मेरा v माइनस 9y ग्रेटर देन इक्वल टू -4। ये मेरा फोर्थ कंस्ट्रेंट आ गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे इन कंस्ट्रेंट्स को ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करती हूँ आपको पता ही है, हमेशा पहले फर्स्ट कंस्ट्रेंट है इक्वालिटी मान लो, v और y। v को 0 लिया, सॉरी y ऊपर ले लो क्योंकि अब की बारी आपका ग्राफ, अच्छा हाँ एक बार ये याद रखना, इन सब कंस्ट्रेंट्स के साथ में y क्या है, प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा। तो प्रॉब्लम b की क्या बनेगी, प्रॉब्लम ऑफ b होती है कि वो अपने लॉसेस को मिनिमाइज करना चाहता है, तो मिनिमाइज v। ठीक है, b की प्रॉब्लम मिनिमाइज और a की प्रॉब्लम मैक्सिमाइज, सब्जेक्टेड टू अबव कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, जितने भी ये कंस्ट्रेंट आप ऊपर लिखे गए हैं, अबव कंस्ट्रेंट 1 2 3 4 और साथ में ये वाली रिस्ट्रिक्शन भी 5। ये मेरी प्रॉब्लम बन गई। तो मैं अब इनका ग्राफ ड्रॉ कर दूँ। ठीक है बच्चों, तो मैंने y को लिया 0 और y को लिया 1। y को 0 लिया तो v 0 आ गया, y को 1 लिया मैंने, y को 1 लिया तो मेरा v आ गया -2। ठीक है, ऐसे ही v 0, सॉरी v नहीं है y है, 0 1 और v। अब मैं सेकंड कंस्ट्रेंट मेरा क्या है, v माइनस 4y इक्वल टू -1। इसको निकाल दूँ, y को 0 डाला तो v आ गया -1, y को मैंने 1 डाला तो -4 इधर जाके ऐड हो गया, तो ये आ गया मेरा 3। थर्ड कंस्ट्रेंट क्या है बेटा मेरा, v प्लस 5y इक्वल टू 2। थर्ड कंस्टेंट है v प्लस 5y इक्वल टू 2। तो अब देखो इसको भी वैल्यू दे दो, y v, y को डाला 0, y को डाला 1, y को 0 डालूंगी तो v2, y को 1 डाला 2 माइनस 5 3। ऐसे ही फोर्थ कंस्टेंट बेटा v माइनस 9y ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है, तो -4 इक्वालिटी के साथ लिया, y 0 y 1, y को 0 डाला तो v आ गया -4 और y को 1 लिया तो -4 प्लस 9 5 आ गया। ठीक है बेटा, अब इन सब चीजों से मैं अपना ग्राफ ड्रॉ कर लूँ पहले। ठीक है ना, तो हमने पहले स्केल ले लिया और अपना ग्राफ बनाया। ठीक, तो ये मेरी एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये है मेरी ठीक है। चलिए अब देखो, अच्छा एक y क्योंकि 0 और 1 के बीच में है तो मैं y इक्वल टू 0 और ये थोड़ा सा दूर बेटा इसलिए लेते हैं, नहीं तो ग्राफ एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तो रीजन समझ नहीं आता। ठीक है, तो ये है मेरा y इक्वल टू 0 की लाइन, ये है मेरी y इक्वल टू 1। अगर y 0 है तो ये मेरी बन गई y एक्सिस और ये मेरी बन गई v एक्सिस। ठीक है, अब देखिए बच्चों पहला कंस्टेंट कैसे है, क्या पॉइंट है मेरे, ये रहे 0 0 और 1 -2, तो 0 0 ये रहा और y है 1 और v है -2, तो -1 यहाँ है, -2 यहाँ है। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, 0 0 और -1, 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट। क्लियर, फिर सेकंड कंस्ट्रेंट पे आ जाओ। देखिए सेकंड कंस्ट्रेंट की वैल्यू है ये जिस पे मैंने सर्कल किया है, 0 y इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू है -1, तो v की वैल्यू है -1, तो ये पॉइंट आ गया।
और y इक्वल टू 1 पर v की वैल्यू है 3, तो 1 2 और 3। ठीक है, ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर लो। ये लीजिए, ये मेरा आ गया बच्चों सेकेंड कंस्ट्रेंट। क्लियर। अब आ जाइए थर्ड कंस्ट्रेंट पे, 0 और मेरी वैल्यू है 2। एक ये आ गई मेरी, ये आ गया मेरा 0,2 पॉइंट, और मेरा y इक्वल टू 1 पर है -3, तो ये है मेरा -3। ठीक है, तो मैं सॉरी इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक और लाइन बना ली। ठीक है, तो ये हो गया मेरा थर्ड कंस्ट्रेंट। फोर्थ बनाओ बच्चों, y इक्वल टू 0 पर है v की वैल्यू 1 2 3 -4। ठीक है, ये पॉइंट है, और 1 पर है वैल्यू 5, तो मेरा 1 2 3 4 और 5 ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों को ज्वाइन करा लो बेटा। ठीक है, तो ये मेरा ग्राफ बन गया है। ठीक है बच्चों, अब इनका शेडेड रीजन निकालो। शेडेड रीजन निकालने का तरीका वही है, दोबारा से इक्वेशंस पे आ जाओ। देखो ट्रू फॉल्स कौन सी है, देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन पे आ गए। देखो इस वाली इक्वेशन पे आई मैं, इसमें v और y दोनों को 0 0 डालेंगे तो आपको पता है कि 0 ग्रेटर देन 0 आ जाए चाहे लेस देन 0 आ जाए, फॉल्स होता है। तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है, इधर देखो जरा, अगर लाइन y इक्वल टू x ये वाली लाइन होती है तो नीचे की तरफ y लेस देन इक्वल टू x होता है और ऊपर y ग्रेटर देन इक्वल टू x होता है। ठीक है ना, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, ये देखो मेरी फर्स्ट वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है ना, फर्स्ट वाली लाइन ये है ना मेरी फर्स्ट वाली लाइन, ये। ठीक है ना, फर्स्ट वाली लाइन ये है, तो यहाँ पे इसके नीचे क्या होगा, y लेस देन इक्वल टू v, और उससे ऊपर क्या होगा, y ग्रेटर देन इक्वल टू v। तो मेरा आपकी बारी क्वेश्चन में क्या है, मेरा देखो क्वेश्चन में क्या है, v प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि v ग्रेटर देन इक्वल टू y की फॉर्म में निकालना, y ग्रेटर देन इक्वल टू -2v। तो मुझे कौन से वाला करना है, ऊपर वाला रीजन शेड करना है, तो मैं ऊपर का रीजन ले लूंगी। ऐसे ही अब इस पे आ जाइए, इस वाले पर v -4y ग्रेटर देन इक्वल टू -1, v और y दोनों को 0 0 डाल दो, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 क्या है, फॉल्स। फॉल्स है तो फिर से अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड कंस्ट्रेंट में देख लो, सेकंड कंस्ट्रेंट में अवे फ्रॉम दी ओरिजिन गए तो ऊपर की तरफ गए, फर्स्ट कंस्ट्रेंट में भी आप ऊपर की तरफ ही रीजन शेड हो रहा था आपका। ठीक है ना, तो फर्स्ट से भी ऊपर, सेकंड में भी ऊपर। थर्ड में आ जाइए, ये रहा, इसमें v और y को दोनों को 0 डालो, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फॉल्स, तो इसमें भी ऊपर जाएंगे। इसमें डालिए फोर्थ वाले में 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, फिर से फॉल्स, तो सब में ऊपर की तरफ जाना है आपको। तो देख लो आप, जितने भी आपके कंस्ट्रेंट्स हैं ये सब आपको क्या कह रहे हैं, अवे फ्रॉम दी ओरिजिन आपको जाना है। तो देखो थर्ड कंस्ट्रेंट भी मेरा ये वाला था, इसमें भी जाऊंगी तो ऊपर ये आ जाएगा। फोर्थ वाला कंस्ट्रेंट कहाँ गया मेरा, मैंने लिखा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाला कंस्ट्रेंट, फोर्थ कंस्ट्रेंट यही है। तो मुझे फोर्थ कंस्ट्रेंट में मेरा क्या आंसर आया था, फोर्थ में आएगा, सॉरी फोर्थ में तो ट्रू आया ना, ये देखिए 0 ग्रेट v और y दोनों को 0 डाला तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -4 ट्रू है, तो इसमें ट्रू है तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन जाना है। तो जरा देखो बेटा एक बारी, फोर्थ वाला कंस्ट्रेंट कहाँ पर है, उस पर स्केल रख लो, ये रहा फोर्थ वाला कंस्ट्रेंट, ये रहा, ये ट्रू आया है, ट्रू मतलब टुवर्ड्स दी ओरिजिन। देखो ओरिजिन कहाँ है, ये रहा ओरिजिन, तो इस ओरिजिन की तरफ चलेंगे तो ये वाला रीजन पोर्शन आ जाएगा। तो आप देखो इन सबका कॉमन रीजन कौन से वाला आ जाएगा, सबका कॉमन रीजन कौन सा आएगा बच्चों, ये देखो ये सबसे ऊपर वाला अपर एनवलप, ये सबका कॉमन रीजन आ जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको वैसे भी यही बताया था कि अगर प्लेयर बी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो अपर एनवलप लोगे, और क्योंकि इसकी प्रॉब्लम क्या है, मिनिमाइजेशन वी, तो इसका लोअर मोस्ट पॉइंट, इस एनवलप का लोअर पॉइंट कौन सा है, ये वाला जो मैंने येलो कलर से मार्क किया है, ये होगा मेरा मिनिमम वी। ठीक है बच्चों, देखो बेटा अगर प्रॉब्लम ए के लिए सॉल्व करिए, मैं समराइज करा देती हूँ। अगर फॉर प्लेयर ए, इंक चेंज कर लेते हैं, फॉर प्लेयर ए तो होता है लोअर एनवलप लो, लोअर एनवलप लो पहले, देन टेक इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट, टेक इट्स टॉप मोस्ट पॉइंट जो पिछले क्वेश्चन में किया, वो होगा दिस गिव्स मैक्सिमम वी। ठीक है,
और अगर प्लेयर बी के लिए प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, मतलब कॉलम साइड पे प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, तो टेक दी अपर एनवलप, अपने आप आएगा ये, अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो अपने आप आएगा, एंड देन टेक इट्स लोअर मोस्ट पॉइंट। अपर एनवलप ले लो, उसका लोअर मोस्ट पॉइंट आ जाएगा, लोअर, देन टेक इट्स लोअर मोस्ट पॉइंट, दैट इज माई, दैट गिव्स मिनिमम वी, वो मिनिमम होगा। तो मेरा मिनिमम कहां लाई कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या है, ध्यान से देखिए, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ थर्ड एंड सेकंड कंस्ट्रेंट, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या लिखा, मिनिमम वी अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ, अकर्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ, क्या आया था मेरा बेटा, सेकेंड और थर्ड कंस्ट्रेंट, एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड कंस्ट्रेंट्स। तो इसका मतलब सेकेंड और थर्ड कंस्ट्रेंट को आपस में सॉल्व कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी v और y, ठीक है। तो सेकेंड ये रहा और थर्ड कंस्ट्रेंट बेटा ये रहा, इक्वल टू 2 है, सॉरी, ठीक। इन दोनों को आपस में सॉल्व कर दीजिए बेटा, सॉल्विंग वी गेट, इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो v की वैल्यू आ जाएगी 1/3, y की वैल्यू भी आ जाएगी 1/3, ठीक है। तो मेरा एक b का आंसर क्या आ गया, ऑप्टिमल स्ट्रेटजी फॉर b क्या आ गई, देखो, फर्स्ट y की वैल्यू 1/3, तो 1 माइनस y की वैल्यू हो गई 2/3, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द गेम क्या आ गई, 1/3, ठीक है। तो b के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब a के लिए सॉल्व करनी है। a के पास 4 स्ट्रेटेजीज हैं, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन में 4 रोज थी। अब इन 4 में से कौन सी 2 लेंगे और कौन सी 2 काटेंगे, अब ये देखना है। उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। तो आप देखो बेटा, आपने सेकेंड और थर्ड कंस्ट्रेंट का इंटरसेक्शन पॉइंट लिया है ना, इसका मतलब सेकेंड एंड थर्ड कंस्ट्रेंट जो हो गए ना आपके, वो क्या हो गए, इक्वालिटी कंस्ट्रेंट्स बनेंगे। क्यों, क्योंकि उनको इक्वालिटी रख के ही सॉल्व किया है ना हमने। बेशक डाल के देख लेना आप, सेकंड और थर्ड कंस्टेंट में वैल्यू v और y की इक्वालिटी होल्ड कर जाएगी, ठीक है। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड डुअल वेरिएबल्स आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल टू ग्रेटर देन 0, सॉरी, ठीक है। सेकंड एंड, क्योंकि एक साइड इक्वालिटी होती है, अगर कंस्ट्रेंट इक्वल है तो डुअल वेरिएबल ग्रेटर देन 0 होंगे। इसका मतलब सेकंड एंड थर्ड, यानी कि y2 और y3 अगर हमने नाम रख दिया उनका, तो वो दोनों ग्रेटर देन 0 आ गए, ठीक है। अब फर्स्ट कंस्ट्रेंट देखिए, कंसीडर करो फर्स्ट कंस्ट्रेंट को, ठीक है। तो फर्स्ट कंस्ट्रेंट मेरा क्या है, v प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, v प्लस 2y, इसमें v की वैल्यू डाली 1/3 जो ऊपर आई है, और y की वैल्यू भी 1/3 आई थी, तो मेरा ये बन गया 3/3 विच इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं ये मेरा ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इक्वालिटी नहीं होल्ड कर रही, ठीक है ना। दैट इज लेफ्ट हैंड साइड मेरी अब की बार ग्रेटर देन राइट हैंड साइड आई है। इसका मतलब मेरा फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है वो क्या आ जाएगा आपका, इज नॉट एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, यानी कि नॉट अ टाइट कंस्ट्रेंट, ठीक है, इज नॉट एन इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, दैट इज नॉट टाइट। अगर यहां इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही तो इसके वेरिएबल में करेगी, ठीक है ना। तो फर्स्ट डुअल वेरिएबल इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब प्लेयर ए विल नेवर चूज फर्स्ट स्ट्रेटजी, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई है, 0 आ गई है। विल नेवर चूज फर्स्ट स्ट्रेटजी, तो हम पहली वाली रो को काट देंगे, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरे, अब फर्स्ट हो गया, सेकंड कंस्ट्रेंट हो गया, थर्ड, फोर्थ कंस्ट्रेंट में आ जाइए बेटा। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इस पॉइंट का, ठीक है। ये किससे आ रहा है मेरा सारा, बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम। मैंने बेटा यहाँ पे सिखा भी दी है क्या होती है कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस। अगर डिटेल में सीखनी है ये सारी टेक्निक तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस पे पूरा एक लेक्चर बना हुआ है, उसको देख लेना, ठीक है। चलिए अब लेते हैं कंस्ट्रेंट नंबर 4। मेरा कंस्ट्रेंट नंबर 4 क्या था, v माइनस 9y ग्रेटर देन इक्वल टू -4। इसमें v की वैल्यू डालो लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड क्या आ जाएगी, v माइनस 9y है, v की वैल्यू आई थी ये -1/3, और y की वैल्यू क्या है, ये भी 1/3 है।
इसको सॉल्व किया तो मैंने ये क्या आ गया 1/3 माइनस 3 3 9, तो ये आ गया -1 माइनस 9 माइनस 8/3। ठीक है, और मेरा राइट साइड क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू -4 आ रहा है ये ग्रेटर। ठीक है ना, -8/3 इज 3 2 जा 6 2 पॉइंट समथिंग, सो इट इज ग्रेटर देन -4। सो लेफ्ट हैंड साइड मेरी ग्रेटर आ गई राइट हैंड साइड से। इसका मतलब फोर्थ कंस्ट्रेंट जो है मेरा इज नॉट अ टाइट कंस्ट्रेंट। टाइट लिखो या इक्वालिटी, कुछ भी लिख सकते हो। अगर ये टाइट नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है, तो बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस, ठीक है, बाय कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ डुअल वेरिएबल इक्वल टू 0। इसका मतलब प्लेयर ए विल नेवर चूज फोर्थ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी मतलब रो, ठीक है ना, कौन सी वाली रो है वो चूज नहीं करेगा। ठीक बेटा, तो अब देखो क्वेश्चन मेरा क्या था, -2 0 3 -1 -3 2 5 और -4। मुझे पता चला फोर्थ स्ट्रैटेजी नहीं लेगा और फर्स्ट स्ट्रैटेजी नहीं लेगा, तो दोनों को काट दिया। तो क्वेश्चन कितना रह गया, 3 -1 -3 और 2। अब ये 2/2 गेम बन गया। ठीक है, तो अब हमने ले लिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी x और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/x। ठीक है, अब वही काम करना है, ex1 इक्वल टू ex2। अब तो बिल्कुल सेम काम शुरू हो गया जो अब तक करते आ रहे थे, डोमिनेंस में भी यूज किया है। निकालिए एक्सपेक्टेशन कैसे निकलेगी, फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए x1 माइनस एक्स से, तो 3x माइनस 3 1 माइनस एक्स। ऐसे ही सेकेंड वाले को कर दो -1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स। सॉल्व कीजिए 3x माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो -x प्लस 2 माइनस 2x, तो ये आ गया -3x प्लस 2, ये आ गया 6x माइनस 3। तो ये क्या आ जाएगा मेरा सॉल्व करके 9x, 3 और 2 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/9। तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4/9। तो मेरा आंसर क्या आएगा, स्ट्रैटेजीज, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर ए क्या आ गई, देखो फर्स्ट स्ट्रैटेजी वो चूज नहीं करेगा, फोर्थ स्ट्रैटेजी वो चूज नहीं करेगा, तो दोनों के लिए 0। और सेकेंड वाली स्ट्रैटेजी की प्रोबेबिलिटी x थी तो 5/9 आई है उसकी वैल्यू, दूसरे की प्रोबेबिलिटी 4/9। ठीक है, तो ये मेरा एक आंसर आ गया, और वैल्यू ऑफ द गेम उसकी सेम रहेगी, क्या आई थी, जो उसकी आई थी वही आ जाएगी, आप बेशक चेक कर लेना। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ द गेम मेरी 1/3 ही रह जाएगी। आप ये लिख सकते हो कि वैल्यू ऑफ द गेम सेम होती है दोनों की, उसने 1/3 रुपीज खोए हैं तो इसने 1/3 रुपीज पाए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन ग्राफिकली। क्लियर है बच्चों, आप चाहें तो थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लें, मैं ऊपर से एक बार दिखा देती हूँ पूरा क्वेश्चन, अगर आप लिख नहीं पाए हैं तो। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता है, यहाँ से गेम शुरू है आपका, ये वाला क्वेश्चन ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ले लिया, आगे देखो, टेक दिस, अब ले लीजिए। ठीक है, पूरा आ गया। चलिए अब देखो आगे, इसका ग्राफ का ले लो, राइट। चलिए इधर देखो बेटा, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट। अब बेटा किसी भी बुक से आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें जितने क्वेश्चंस हों गेम थ्योरी के, सारे क्वेश्चंस के ग्राफ बना के देखो, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका भी, टेक द स्क्रीनशॉट। नोट करना है तो पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए, ये लीजिए। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर इसका सेकंड का। क्लियर हो गई बच्चों बात। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन करा दिए, एक बारी एक ही साइड का और एक बारी 2/n टाइप और एक बारी n/2 टाइप। ठीक है, सो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर। ये ग्राफ का काम खत्म हो गया है, अब मेरा गेम थ्योरी में सिर्फ एक वीडियो और बनेगा, एक लेक्चर और रह गया जिसमें मैं आपको गेम बाय सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करना सिखाऊं। ठीक है बच्चों, तो अब वो उसकी और प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैं आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे देती हूँ, सॉल्व द गेम ग्राफिकली। ठीक है, ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना आप लोग। लंबा क्वेश्चन दूंगी, 1 - 3 3 5 -1 6 4 1
-5 0। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके रखना और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना कि वैल्यू ऑफ द गेम क्या आई है और प्रोबेबिलिटीज स्ट्रैटेजीज क्या आई है। एक ये ले लो, एक क्वेश्चन और ले लीजिए। 4 0 3 1 1 दोनों क्वेश्चन दे दिए, 2/n टाइप भी और n/2 भी। ठीक है बच्चों, तो प्रैक्टिस करते रहे बच्चों। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे मेरे उस पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं और मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, टिल देन थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।